स्वागत है दोस्तों आप सभी का डिजिटल मैथ्स क्रांति में। आज के इस लेक्चर के अंदर हम क्लास 11th का चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करने जा रहे हैं। दोस्तों चैप्टर नंबर 7 के अंदर हम पढ़ेंगे क्रमचय और संचय। तो क्या होते हैं क्रमचय और संचय और गणना का आधारभूत सिद्धांत क्या होता है, इसको जानने के लिए आप पूरा वीडियो जरूर देखें। दोस्तों तो गणना के आधारभूत सिद्धांत को समझने से पहले दोस्तों हम बात कर लेते हैं चैप्टर नंबर 2 की। चैप्टर नंबर 2 के अंदर दोस्तों आपने कार्तीय गुणन तो पढ़ा ही होगा, है ना। उसमें हमारे पास क्या होते थे, कोई भी दो ए और बी दो सेट रहते थे, है ना। ए सेट के कुछ एलिमेंट होते थे और दूसरा जैसे बी सेट के अंदर हमारे पास कुछ एलिमेंट होते थे। अब ए के अंदर मान लो आपके पास दो एलिमेंट है ए कोमा बी, और बी के अंदर आपके पास कोई तीन एलिमेंट है जैसे 1, 2, 3। तो जब हम इनका कार्तीय गुणन करते थे, कार्तीय गुणन, तो उसको हम लिखते थे ए क्रॉस बी। और इसमें हम क्या करते थे, जैसे ए का पहला एलिमेंट ए है, उस ए के पेयर बनाते थे, जैसे 1 के साथ, फिर ए का पेयर बन गया 2 के साथ, इसी प्रकार से ए का पेयर बन गया 3 के साथ, और फिर बी का हम पेयर बनाते थे जैसे 1 के साथ, और बी का हो गया आपका 2 के साथ, और बी का हो गया आपका 3 के साथ। तो यहाँ पे हमारे पास ए क्रॉस बी में अवयवों की संख्या कितनी आई, अवयवों की संख्या यहाँ हमारे पास आई 6। ठीक है, ये यहाँ पे 6 एलिमेंट हमारे पास आ गए, है ना। इसका मतलब ये है कि नंबर ऑफ ए, यानी कि ए के अंदर अगर हम ये मान लें कि ए के अंदर n एलिमेंट हैं, जैसे नंबर ऑफ इसके अंदर कितने थे, 2 थे। नंबर ऑफ सेट बी के अंदर एलिमेंट थे हमारे 3। तो ये हमारे पास आया n क्रॉस m, है ना। तो ये हमारे पास 6 आ गए, 2 गुणा 3। अब यहाँ पे दोस्तों क्या हो रहा है कि सेट ए और सेट बी के अंदर जो एलिमेंट हैं उनके हम युग्म तैयार कर रहे हैं, यानी कि उनके जोड़े बना के देख रहे हैं। तो गणना के आधारभूत सिद्धांत के अंदर ही भी बिल्कुल इसी प्रकार से किया जाता है, पेयर या जोड़े बनाए जाते हैं। इसको हम एक दूसरे एग्जाम्पल से और समझ लेते हैं। यहाँ पे कोई एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे हमारे पास ये 3 पेंट हैं, ठीक है, P1, P2 और P3, और हमारे पास 2 शर्ट हैं, ठीक है, S1 और S2। अब इनके अगर हम पेयर बनाएं, है ना, इसको हम ट्री डायग्राम से बना के देखते हैं। तो हमें कोई एक सूट सेलेक्ट करना है, तो क्या क्या उसकी संभावनाएं हो सकती हैं। तो ये हम 3 लाइनें इस प्रकार से बना लेते हैं। ये हमारी P1 पेंट, ये P2 और ये P3। अब अगर P1 पेंट के साथ हम आगे शर्ट देखें तो शर्ट हम यहाँ पे 2 प्रकार की शर्ट जो है वो यूज कर सकते हैं। S1 यानी कि P1 तो आपके पास है ही पेंट और उसके साथ S1 हो जाएगा, और P1 आपके पास पेंट है उसके साथ S2 शर्ट हो जाएगा। इसी प्रकार से इसके भी 2 हो जाएंगे, P2 पेंट के साथ S1 शर्ट और P2 पेंट के साथ S2 शर्ट। इसी प्रकार से यहाँ देखेंगे तो P3 पेंट के साथ S1 शर्ट और P3 पेंट के साथ S2 शर्ट। तो दोस्तों यहाँ पे हमने देखा कि ये जो हमारे पेयर बने, ये पेयर कितने बन गए, कुल मिला के 6 पेयर बन गए। देख पा रहे हैं आप। इसमें मेन बात क्या है कि कोई घटना, जो पहली घटना घटित हो रही है, यानी कि यहाँ पे पहली घटना क्या है, ये जो आपकी P1 पेंट की है, पहली घटना घटित अगर m प्रकार से घटित हो सकती है, उसके उपरांत
दूसरी घटना कोई n प्रकार से घटित हो सकती है, तो उसी क्रम के अंदर दोनों घटनाओं के एक साथ घटित होने की जो संभावनाएं होती हैं वो m क्रॉस n होती है। ठीक है, बात आपको समझ में आ गई होगी। इसी को ही गणना का आधारभूत सिद्धांत कहते हैं। अब इसकी हम डेफिनेशन लिख लेते हैं। यदि कोई एक घटना m प्रकार से घटित हो सकती है, m प्रकार से घटित हो सकती है, तदोपरांत मतलब पहली घटना तदोपरांत दूसरी घटना। यहाँ पे क्या हो रहा है, जब पहली घटना घटित हो जाए उसके बाद दूसरी घटना की बात कर रहे हैं। तदोपरांत दूसरी घटना n प्रकार से घटित होती या हो सकती है ना, n प्रकार से घटित होती है, तो उसी क्रम में दोनों घटनाओं के एक साथ घटित होने की संभावनाएं या स्थितियां लिख सकते हो। स्थितियां m क्रॉस n होती हैं। बात आपको समझ में आ गई होगी कि यदि कोई एक घटना है m प्रकार से घटित हो जाती है, उसके बाद कोई दूसरी घटना है वो n प्रकार से घटित हो सकती है, तो इसका मतलब उसी क्रम के अंदर दोनों घटनाओं के एक साथ घटित होने की जो संभावना है होगी वो m क्रॉस n होगी। इसे ही हम गणना का आधारभूत सिद्धांत कहते हैं। इसे समझने के लिए और हम एक नंबर का एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लो हमारे पास 1 2 3 4 5 ये 5 डिजिट हैं, है ना। इन 5 डिजिट से हमें 2 अंकों की संख्या बनानी है। ठीक है, 2 अंकों की संख्या बनानी है जिसमें पहला डिजिट होगा और दूसरा 2 डिजिट होंगे इसमें। तो यहाँ पे आप इसको इस बॉक्स के हिसाब से ज़्यादा इजीली समझ पाएंगे। जैसे अगर पहले बॉक्स की बात करें, ये जो मेरा पहला बॉक्स दे रखा है, इस बॉक्स के अंदर इन डिजिट में से कितने डिजिट आ सकते हैं। इस पहले बॉक्स में मेरे पास ये जो 5 डिजिट दिए हैं, ये 5 के 5 डिजिट मेरे पास आ सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस पहले बॉक्स में मेरे पास 5 डिजिट आ सकते हैं। ये 1 भी आएगा, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी। अब अगर पहले बॉक्स के अंदर मेरे 5 डिजिट आ गए, तो दूसरे बॉक्स के अंदर, है ना, मेरे पास अगर तो आपको ये दिया है कि हम प्रत्येक डिजिट को रिपीट नहीं कर सकते। इसका मतलब इन 5 में से कोई एक तो यहाँ पे आ गया होगा पहले बॉक्स में, बाकी के 4 ही बचे होंगे, तो दूसरे बॉक्स के अंदर 4 डिजिट आ सकते हैं। तो हमारा जो आंसर आएगा वो 5 × 4 यानी कि 20, इनके यानी कि ऐसे 20 नंबर हो सकते हैं जो पेयर के रूप में बन सकते हैं। अगर वो ये कह दे
कि आप नंबर बनाते समय अक्षर को रिपीट कर सकते हो। इसका मतलब ये हुआ कि रिपीट अगर हम कर सकते हैं तो पहले बॉक्स के अंदर पांचों आ जाएंगे और दूसरे बॉक्स में भी पांचों आ जाएंगे। तो ये 5 × 5 यानी कि इसका मतलब 25 बन जाएंगे। समझ गए? तो इसमें जो 5 नंबर आ रहे हैं वो कौन से आ रहे हैं? जैसे दोनों में 1 1 आ जाए, दोनों में 2 2 आ जाए, दोनों में 3 3, 4 4, 5 5, तो 5 नंबर हो गए ना। वो 5 नंबर ये यहाँ पे बढ़ जाते हैं। कब? जब हम एक ही नंबर को दोबारा रिपीट कर सकते हैं। तो वो कंडीशन आपको सवाल में दी होगी। तो अब हम कर लेते हैं कुछ एक्सरसाइज के सवाल। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंदर हमें दिया है कि अंक 1 2 3 4 5 से कितनी 3 अंकीय संख्याएं बनाई जा सकती हैं। कंडीशन हमें 2 दी है, जब अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति हो और अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं हो। तो देखो हमारे पास यहाँ पे अंक हमें दिए हैं 1 2 3 4 और 5। हमें 3 अंकों की संख्या बनानी है। तो आप ये इस प्रकार से 3 बॉक्स बना सकते हो। ठीक है, ये 3 बॉक्स बना लिए। अब फर्स्ट केस में ये कह रहा है कि अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति हो। पुनरावृत्ति यानी कि रिपीट हो सकते हैं। इसका मतलब ये है कि पहले खाने के अंदर 5 डिजिट आ सकते हैं, दूसरे में भी 5 आ सकते हैं और तीसरे में भी 5 आ सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ, गणना का जो मूलभूत सिद्धांत हमारा था उसके अकॉर्डिंग 5 × 5 × 5, तो ये हमारे 125 ऐसे यानी कि अंक बन सकते हैं। बिल्कुल आसान है, समझ में आ गया। अब दूसरा, अगर दूसरी सिचुएशन हम देखें जिसमें अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है, तो इसके लिए भी हम वैसे ही 3 बॉक्स बना लेते हैं। अब अगर पहले बॉक्स के अंदर इन पांचों में से पांचों आ सकते हैं, बात समझ गए? 5 में से आपके पांचों डिजिट पहले बॉक्स में आ गए। अब पहले बॉक्स के अंदर कोई न कोई एक डिजिट तो आ ही गया होगा, बाकी के 4 रह गए होंगे, तो दूसरे में 4 आ सकते हैं। फिर अब 2 डिजिट तो हम यूज कर चुके, इसका मतलब अब 3 रह गए, वो 3 इसमें आ सकते हैं। तो इसका मतलब 5 × 4 × 3 यानी कि ये 60 ऐसे नंबर हो सकते हैं जिसमें अंक जो है वो रिपीट नहीं होंगे। समझ में आ गया? इसी प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखें। अंक हमें दे रखे हैं 1 2 3 4 5 6 से 3 अंकीय सम संख्याएं यानी कि कितनी बनाई जा सकती हैं यदि अंकों की पुनरावृत्ति की जा सकती है। तो इसमें देखो हमें 3 अंकों की संख्या बनानी है। क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंदर हमारे पास अंक हैं 1 2 3 4 5 और 6 ये अंक हैं। हमें 3 अंकों की संख्या बनानी है, तो हम क्या करेंगे, 3 बॉक्स ले लेंगे। ठीक है। अब यहाँ पे संख्या हमें कैसी चाहिए, सम संख्या चाहिए, ये ध्यान रखना है ना। सवाल में कहा है कि संख्या हमारी सम होनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि जो लास्ट वाला अंतिम बॉक्स है, ये जो बॉक्स आप देख रहे हो, इस बॉक्स के अंदर या तो हमारा 2 आ सकता है, या 4 आ सकता है, या 6 आ सकता है ना। तो कुल मिला के इस इकाई वाले बॉक्स के अंदर आपके कितने अंक आ सकते हैं, कुल मिला के इसमें 3 अंक हमारे यहाँ आ सकते हैं। कौन कौन से, 2 4 और 6। तो इस अंक की बात हो गई, यानी कि ये जो 3 नंबर हमारे आएंगे तब संख्या हमारी डेफिनेटली क्या बनेगी, सम संख्या बनेगी। ये तो हमें समझ में आ गया। अब उसके बाद क्या कह रहा है कि अंकों की पुनरावृत्ति हो सकती है। इसका मतलब ये है कि जो 2 बाकी बॉक्स बचे उसमें ये 6 के 6 डिजिट जो हैं वो आ सकते हैं, रिपीट हो सकते हैं। तो इसका मतलब इस बॉक्स में भी 6 आएंगे और इस बॉक्स में भी 6 आएंगे। तो ये 6 गुणा 6 गुणा और 3, ठीक है। तो ये हो गए 36 गुणा 3 यानी कि हो गए 108। कुल मिला के 108 संख्याएं ऐसी बनाई जा सकती हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हमें दिया है अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम 10 अक्षरों में से यानी कि कितने 4 अक्षर के कोड बनाए जा सकते हैं। यानी कि हमारे पास यहाँ पे 4 बॉक्स हैं, है ना।
इसके अंदर हमें कोई भी वो जो अक्षर है वर्णमाला के पहले 10 अक्षर है ना, ABCDI यानी कि आपको J तक के जो अक्षर हैं वो रखने हैं। तो वो कह रहा है कि कितने इसके कोड बनाए जा सकते हैं, और इसमें दिया हुआ है कि अक्षर की पुनरावृत्ति नहीं की जा सकती, रिपीट नहीं हो सकते। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि आपका जो पहला बॉक्स है इसके अंदर आपके कितने डिजिट आ सकते हैं, इसके अंदर हमारे 10 डिजिट आ सकते हैं, और बाद वाले में 9, 8 और 7। तो इनका आप मल्टीप्लाई कर लो, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7। तो इनका जो गुणा है वो हमारे पास आ जाएगा, जैसे 9 8 72 और 7 का किया तो 10 इंटू 72 इंटू 7, ये 14 कैसल 50, और ये 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5040 सिचुएशन ऐसी बनेंगी। तो आप दोस्तों देखो आइडिया लगा सकते हो कि हमने सिर्फ अंग्रेजी वर्णमाला के 10 डिजिट ही लिए है ना, उन 10 डिजिट से 4 अक्षरों के कोड बनाए तो सिचुएशन कितनी बनी, 5040 सिचुएशन बनी। अब आप आइडिया लगा लो कि जब हम अपनी बैंकिंग के अंदर जो पासवर्ड रखते हैं उसमें अंग्रेजी वर्णमाला के 26 डिजिट है ना, और 26 तो वो अल्फ़ाबेट हो गए आपके, और 0 से लेके आपके जो 9 है वो 10 डिजिट वो हो गए। उनको मिला के अगर पासवर्ड बनाया जाए है ना, बैंक से रिलेटेड ही नहीं, किसी भी साइट के लिए कहीं भी इसका अगर पासवर्ड बनाना हो, क्योंकि वो लगभग कम्बिनेशन बनता है ना, तो देखो पासवर्ड जो है वो कितना स्ट्रॉन्ग बन सकता है, यानी कि कितनी उसकी संभावनाएं जो है वो क्रिएट की जा सकती हैं। इसका अंदाज़ा आप इस एग्जाम्पल से सहज ही लगा पाओगे। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर हमें दिया है कि 0 से लेके 9 तक के अंकों का प्रयोग करके 5 अंकीय टेलीफोन के नंबर बनाए जा सकते हैं। ठीक है, 5 अंक के टेलीफोन के नंबर बनाने हैं। यदि प्रत्येक नंबर 67 से प्रारंभ होता है और कोई एक अंक यानी कि एक बार से अधिक नहीं आ सकता, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास 5 यहाँ पे बॉक्स हैं। ठीक है, 5 अंकों के हमें नंबर बनाने हैं, तो 5 मैंने यहाँ पे बॉक्स बना लिए। अब इसमें खास बात क्या है, ये कह रहा है कि प्रत्येक नंबर 67 से प्रारंभ होता है। इसका मतलब ये हुआ कि पहले में 6 आएगा और इसमें 7 आएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ कि पहले जो 2 बॉक्स हैं उस 2 बॉक्स के अंदर 6 और 7 ये जो 2 डिजिट हैं ये तो फिक्स हो चुके है ना, इनको तो हमें हिलाना ही नहीं है। इसका मतलब इसका तो कोई रोल नहीं है, ये आप इसको ऐसे लॉक कर दो। ठीक है, ये हमने इनको छेड़ना ही नहीं है, क्योंकि पहले डिजिट में तो यही डिजिट 2 आएंगे। अब रहे हमारे ये 3 बॉक्स, इन 3 बॉक्स के अंदर जो बाकी डिजिट बचे हुए हैं वो यहाँ पे रिपीट यानी कि बिना रिपीट के आएंगे। तो हमारे पास 0 से लेके 9 तक के डिजिट हैं, यानी कि कुल मिला के हमारे पास 10 डिजिट हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कुल मिला के ये 10 डिजिट हैं, जिसमें 2 तो हमने पहले यूज कर लिए, 6 और 7 ये तो आप इसको मानो ही ना, क्योंकि ये तो यूज हो चुके। अब हमारे पास डिजिट रह गए, पहले बॉक्स के अंदर आएंगे 8, जब एक डिजिट यहाँ आ जाएगा तो फिर आएगा 7 और फिर आएंगे 6। तो अब हमें गुणा किसका करना है, गुणा हमें 8 7 और 6 का ही करना है। तो यहाँ हम इनका गुणा अगर करके देखें, 8 × 7 × 6 ये हो गया 7 से 42, और 8 से करेंगे तो 16 और 32 और 33, 336 यहाँ पे सिचुएशन हमारी बन जाएगी। अब इसमें दोस्तों ध्यान रखना है कि हमें जो ये पहले हमने 6 और 7 को लॉक किया है उसको गलती से आप मल्टीप्लाई ना कर दें। अधिकांश बच्चे जो हैं ये 6 × 7 × 8 × 7 × 6 ऐसे कर देते हैं, जबकि ये 6 और 7 का हमें मल्टीप्लाई नहीं करना है, क्योंकि ये जो दोनों बॉक्स हैं ये तो पहले ही लॉक हो चुके हैं। इसमें तो एक नंबर ही आएगा 6 और दूसरे खाने में एक नंबर ही आएगा 7। इसका मतलब इन दोनों में तो एक एक ही नंबर आ सकते हैं, मल्टीप्लाई करोगे तो
1 मल्टीप्लाई ये सिचुएशन आपकी बन सकती है। तो ये बात आप समझ गए होंगे। लेते हैं अपना नेक्स्ट सवाल। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर हमें दे रखा है एक सिक्का 3 बार उछाला जाता है और परिणाम अंकित कर लिए जाते हैं, परिणामों की संभव संख्या क्या है। तो इसका मतलब क्या है, हमारे पास 3 सिचुएशन आएंगी, यानी कि आप ये 3 बॉक्स बना लो, ठीक है। 3 रिजल्ट आएंगे हमारे पास। तो देखो पहली बार जब सिक्का हम उछालेंगे तो हमारे पास 2 कंडीशन है, हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। इसका मतलब 2 सिचुएशन क्रिएट होंगी। इसी प्रकार से दूसरी बार आप उछालोगे तो वापस हेड आ सकता है या टेल आ सकता है ना। तो 2 ही सिचुएशन इसमें बनेंगी और तीसरे में भी 2 ही बनेंगी। तो गणना के मूलभूत सिद्धांत से हम कह सकते हैं कि 2 मल्टीप्लाई 2 रिजल्ट हमारे पास आएगा 8। तो ऐसी 8 संभावनाएं बन सकती हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें दिया है कि विभिन्न रंगों के 5 झंडे हमें दे रखे हैं, यानी कि अलग अलग रंग के 5 झंडे हैं और इनसे कितने विभिन्न संकेत बनाए जा सकते हैं यदि प्रत्येक संकेत में 2 झंडों एक के नीचे दूसरे के प्रयोग की आवश्यकता पड़ती है। तो दोस्तों यहाँ पे आप इस प्रकार का मैंने मान लो ये बॉक्स बना लिया, ठीक है। इस बॉक्स में हम इस प्रकार की पट्टी बना लेते हैं, है ना। तो इसमें क्या हो रहा है कि जैसे आपकी ऊपर वाली पट्टी है, इस पट्टी के अंदर आप देखो कि 5 रंग के झंडे दिए हैं। तो पहली पट्टी में तो आपके 5 रंग यूज हो जाएंगे, 5 में से कोई भी आ सकता है। अब अगर ऊपर हमारे पास एक कोई रंग आ गया है तो दूसरी पट्टी के अंदर आपके पास 4 ही रंग बचेंगे। तो कुल मिला के इसका आंसर हमारा आएगा 20, ठीक है। तो ये हमारा इस प्रकार से ये झंडा बन जाएगा। समझ गए होंगे आप, क्योंकि पहली पट्टी के अंदर 5 में से कोई भी आ सकता है, इसलिए यहाँ पे 5 यूज होगा। अब 5 में से एक तो हो गया यूज, इसका मतलब बाकी बचे 4, वो 4 यहाँ आ जाएंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, इसी के साथ ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर चैनल पे पहली बार हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास में आने वाले बेल आइकन को जरूर दबा दें। थैंक यू दोस्तों।